नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार आपका स्वागत करता हूं गवर्नमेंट जॉब तैयारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की तैयारी कर रहे हैं या एनफोर्समेंट ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे लेक्चर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि सभी लोग फ्री लेक्चर्स का जो है हेल्प ले सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 यानी न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948। तो पहली बात तो दोस्तों ये है कि ये कब फोर्स में आया, कब ये लागू हुआ। तो केम इनटू फोर्स ऑन 15 मार्च 1948 यानी 15 मार्च 1948 को ये लागू हुआ। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ये पूरे भारत में जो है इसका विस्तार है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, मिनिमम वेजेस एक्ट को न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948। तो हम दोनों लैंग्वेज में देख रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि मिनिमम वेजेस एक्ट कब आया था, 1948 में आया था, 15 मार्च 1948 को। ये पूरे भारत पर लागू होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं कुछ। तो पहली डेफिनेशन है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है उपयुक्त या समुचित सरकार। ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होता है उपयुक्त या समुचित सरकार। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसमें हर एक्ट में आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन आती है। देखिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है कि भैया कौन सी गवर्नमेंट जो है इसमें कानून बना सकती है। ठीक है, कौन सी गवर्नमेंट कानून को फॉलो करा सकती है, कानून में मॉडिफिकेशन करा सकती है। तो ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हर एक्ट में आपको हर लॉ में मिलेगा। ठीक है, क्या क्या अमेंडमेंट जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर सकती है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब कौन सी गवर्नमेंट कर सकती है, मॉडिफिकेशंस कर सकती है। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपकी दो तरह की होती हैं, एक होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमेशा कोई भी लॉ पढ़ेंगे तो आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है दो प्रकार की होगी, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या स्टेट गवर्नमेंट। अब ये सिंपल सी बात समझ लीजिए, जितनी भी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो वहाँ कौन कानून बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और जितने भी चीज़ें जो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो वहाँ कौन कानून बना सकता है, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। ठीक है, तो मोटा मोटा आप समझ गए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे रेलवे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, पोर्ट्स जितने भी हैं, माइंस, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट में आती हैं। ठीक है, जो खान है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है रेल जो है रेल प्रशासन हो गया, खान हो गया, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, आपकी केंद्र सरकार के कंट्रोल में आती हैं। और जो भी बच जाता है बाकी, ठीक है, छोटी मोटी फैक्ट्री जो बच जाती है तो वो किस में आ जाएंगी आपकी, वो आ जाएगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट। तो इसको पढ़ लेते हैं। इन एनी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट होता है अनुसूचित रोजगार अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, माइल, ऑयल फील्ड, मेजर पोर्ट एक्सेट्रा। तो इसमें कौन गवर्नमेंट है, इसमें बनेगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। और बचा कुचा जो बच गया बाकी किस में आ जाएगी आपकी, बाकी आ जाएगी स्टेट गवर्नमेंट। तो ये बात आप समझ गए होंगे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है। सिंपल भाषा में समझें तो जितने भी केंद्र सरकार के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं, जितनी फैक्ट्रीज आती हैं, जितने भी एम्प्लॉयमेंट्स आते हैं, वो आपके जो है वहाँ पर कौन कंट्रोल करेगा, वहाँ पर कौन लॉ बना सकता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। और बाकी जो बच गई इंडस्ट्रीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती, जो केंद्र सरकार के कंट्रोल में नहीं होती, वो आपकी आ जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, यानी राज्य सरकार के अंडर में। ठीक है, अब बात करते हैं शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, क्योंकि मिनिमम वेजेस अप्लाई कहाँ होता है, जहाँ शेड्यूल गवर्नमेंट की बात होती है। तो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, शेड्यूल गवर्नमेंट कह रहा हूँ, सॉरी, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। तो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट दो पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में ओरिजिनली 12 एंट्रीज थी, जब ये आया था तो इसमें 12 तरह के एम्प्लॉयमेंट्स थे, 12 तरह के रोजगार थे। और पार्ट 2 मेनली कंसर्न है एग्रीकल्चर से। ठीक है, तो खेती से रिलेटेड जो है आपका, यानी वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है वो किस में आता है आपका, पार्ट 2 में। और पार्ट 1 में आती हैं आपकी 12 एंट्रीज जो ओरिजिनली थी। अब तो आपकी एंट्रीज लगभग 41 आई थिंक है। तो लेटेस्ट आप देख सकते हैं पार्ट 1 में कितनी एंट्रीज और पार्ट 2 में कितनी एंट्रीज हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 में आई थिंक 41 है, एक बार आप देख लीजिएगा नेट पे कितनी है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेना कि पार्ट 1 में कौन से एम्प्लॉयमेंट आते हैं, कौन से नहीं आते, तो जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे वेजेस की डेफिनेशन। वेजेस की डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, हर जगह हर डेफिनेशन चेंज होती रहती है। तो वेजेस की डेफिनेशन में इसमें आपका बेसिक जुड़ जाएगा, डीए जुड़ जाएगा और एचआरए जुड़ जाएगा। बेसिक आपका होता है जो आपका मूल वेतन होता है, जितना आपको बेसिक सैलरी होती है, यानी मूल वेतन जो आपका होता है। डीए होता है महंगाई भत्ता, और एचआरए होता है आपका हाउस रेंट अलाउंस, आपको किराए के घर में रहने के लिए जो पैसा मिलता है। तो ये तीनों चीज़ें आपकी वेजेस में जुड़ेंगी इस एक्ट के अनुसार, और बाकी चीज़ें आपकी नहीं जुड़ेंगी। टीए नहीं जुड़ेगा आपका, ग्रेच्युटी नहीं जुड़ेगा, और जो पीएफ में आपका पैसा जमा होता है प्रोविडेंट फंड में, भविष्य निधि में, वो नहीं जुड़ेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 3 पे आ जाते हैं हम। सेक्शन 3 क्या कहता है,
इस एक्ट का सेक्शन 3 कहता है कि भैया एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल फिक्स द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस पेबल टू द एम्प्लॉयज़ इन एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल। ये कह रहा है भैया जो समुचित सरकार है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, ठीक है, तो अगर ऐसे एम्प्लॉयमेंट है भैया जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आ रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट, और ऐसे एम्प्लॉयमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगी मिनिमम वेज के रेट को, ठीक है। तो भैया राज्य सरकार या केंद्र सरकार, ठीक है, जो न्यूनतम वेज है, जो न्यूनतम दर है, ठीक है, जो न्यूनतम दर है वेतन की वो फिक्स करेगी, ठीक है। किन एम्प्लॉयमेंट को? जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है, जो किस में आते हैं? पार्ट 1 पार्ट 2 शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के पार्ट 1 पार्ट 2 में आते हैं। तो एक बात मोटा मोटा आप ये समझें कि जितने भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है वहीं पे मिनिमम वेज लागू होता है। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट से कोई बाहर एम्प्लॉयमेंट है तो उसमें लागू नहीं होता। दूसरी बात यह है कि लगभग सभी तो शेड्यूल में कवर हो ही रहे हैं, ठीक है, तो सब पर मोस्टली ये मिनिमम वेजेस लागू हो जाता है। शेड्यूल की बात करेंगे भैया, शेड्यूल आ रहा है इतनी देर से, क्या क्या है? तो शेड्यूल पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 में मिनिमम जो वेज रेट है वो पूरे राज्य के लिए फिक्स होगा, पूरे स्टेट के लिए फिक्स होगा, और पार्ट 2 में कुछ पार्ट स्टेट का आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। मान लीजिए कोई भी स्टेट है, उत्तर प्रदेश, तो पार्ट 1 में जितने भी एम्प्लॉयमेंट्स आ रहे हैं, जितने भी रोजगार आ रहे हैं, ठीक है, उन सब में जो है मिनिमम वेज फिक्स करना होगा पूरे राज्य के लिए, ठीक है। लेकिन पार्ट 2 में जितना भी आपके एम्प्लॉयमेंट्स आ रहे हैं तो कुछ पार्ट स्टेट का उसमें छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये ऐसा था इसमें डेफिनेशन में। और इसका सेकंड पार्ट है कि डिफरेंट रेट कैन बी फिक्स फॉर डिफरेंट जोन्स और लोकेलिटीज़, ठीक है, हर जगह के लिए अलग अलग रेट फिक्स किया जा सकता है। आपको पता है जैसे दिल्ली है सपोज कीजिए और उत्तर प्रदेश का कोई गांव है, तो उत्तर प्रदेश के कोई गांव के लिए मिनिमम वेज रेट कम होगा, आपको भी पता है, वहाँ पर महंगाई कम है, और दिल्ली में महंगाई क्योंकि ज़्यादा है तो वहाँ पे जो है मिनिमम वेज रेट ज़्यादा होगा, ठीक है भाई। हो सकता है दिल्ली में फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, दिल्ली में अगर 800 रुपये है प्रतिदिन मजदूरी मिनिमम दर, तो उत्तर प्रदेश के किसी गांव में वो कितना होगा? 250 या 300 रुपये होगा, मतलब दिल्ली से कम होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, दिल्ली में महंगाई भी ज़्यादा है, ठीक है, और सारी चीज़ें महंगाई है तो हर चीज़ में उसको जो है पैसा उसका ज़्यादा लगेगा, वो रहेगा तो उसमें भी उसका ज़्यादा पैसा लगेगा, वो आना जाना आएगा जाएगा फैक्ट्री में तो उसमें भी उसका टीए ज़्यादा लगेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है। तो हर जगह का जो है मिनिमम वेज रेट डिफरेंट होता है, डिफरेंट रेट कैन बी फिक्स फॉर डिफरेंट लोकेलिटीज़। इसी वजह से किया जाता है भैया, जहाँ महंगाई ज़्यादा वहाँ जो है दर ज़्यादा होगा, और जहाँ महंगाई कम होगी वहाँ दर कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में रिवाइज द मिनिमम वेज रेट एट एन इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 5 years इफ नेसेसरी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया ऐसा नहीं है कि आज 2010 है तो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया भैया दिल्ली में हर मजदूर को 750 रुपये मिलेगा प्रतिदिन, तो वही चलता रहेगा। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, जैसे जैसे सरकार को लगेगा ये बढ़ाना चाहिए तो सरकार बढ़ाएगी, तो सरकार उसको रिव्यू करती है, ठीक है। तो रिव्यू करती है और वो रिव्यू करेगी 5 साल से पहले, ठीक है। 1 साल हर 6 महीने में कर सकती है, हर साल कर सकती है, लेकिन 5 साल से ज़्यादा समय नहीं लेगी रिव्यू करने में रेट को, ठीक है। और अगर उसे ज़रूरी लगेगा सरकार को तो उसको फिक्स कर देगी, बढ़ा देगी, रिवाइज कर देगी, ठीक है। तो 750 है तो 850 है, 950, जो भी नेसेसरी रेट होगा वो बढ़ा देगी सरकार। नेक्स्ट पॉइंट है द एम्प्लॉयर शैल पे टू एवरी एम्प्लॉयज एंगेज इन ए शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट अंडर हिम सच अ वेज एट अ रेट नॉट लेस देन द मिनिमम रेट ऑफ वेज फिक्स बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। भैया एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि भैया जो सरकार ने फिक्स करा है दैनिक मजदूरी, ठीक है, तो जो आपकी मिनिमम वेज रेट फिक्स किया है सरकार ने, ठीक है, वो ही उसको देना होगा, ठीक, तो वो ही उसको देना होगा। तो जो भी मंथली या डेली वेज फिक्स किया है मिनिमम वेज का सरकार ने, तो वो एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयज़ को देना होगा, ठीक है। मान लीजिए सरकार ने फिक्स कर दिया पर डे का भी फिक्स हो सकता है, मंथली भी फिक्स हो सकता है। मान लीजिए पर डे का ही हम सारी जो एक्ट है हम पर डे के हिसाब से पढ़ रहे हैं। मान लीजिए सरकार ने कहा कि 700 रुपये से नीचे आप नहीं दोगे, तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है भाई कम से कम वो 700 रुपये दे, ज़्यादा उसकी इच्छा है भाई कितना दे, लेकिन 700 रुपये उसको दैनिक मजदूरी के देने होंगे। अब हमारा सेक्शन नंबर 18 है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड। ये आपके हर सेक्शन में आएगा कि भैया जैसा आपके अंडर में लेबर काम कर रहे हैं तो आपको उनका रजिस्टर मेंटेन करना है, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उनकी तनख्वाह कितना आप उनको पेमेंट दे रहे हो वो, और उनके प्लस वहाँ पर उनके साइन, ये सब चीज़ें मैंडेटरी हैं। अब बात करते हैं अथॉरिटी कौन कौन इसमें कार्यवाही जो है आपकी सुनेगी। तो कोई कमिश्नर, मान लीजिए आपके साथ कोई अन्याय होता तो इसमें कौन अथॉरिटी जो है आपका केस देखेगी? एनी कमिश्नर फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है, ये हमने कल भी पढ़ा था, कल वाले में
कोई भी कमिश्नर भैया वर्कमैन कंपनसेशन का, या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर, जैसे मान लीजिए रीजनल लेबर कमिश्नर हो गया, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हो गया। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर होगा तो कम से कम उसे 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। स्टेट गवर्नमेंट में कोई ऑफिसर, ठीक है, जो किसके इक्वलेंट होगा, जो होगा असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के इक्वलेंट हो, या रीजनल लेबर कमिश्नर के इक्वलेंट हो कम से कम, ठीक है। एनी अदर ऑफिसर विद एक्सपीरियंस एज अ जज ऑफ सिविल कोर्ट, ठीक है। तो यह कोई ऐसा ऑफिसर जिसे सिविल कोर्ट के जज का एक्सपीरियंस हो, तो ये आप पढ़ सकते हैं। अब पेनल्टी की बात कर लेते हैं। पेनल्टी में अमेंडमेंट हो गया। पेनल्टी पहले बहुत कम थी लेकिन अब बढ़ा दी गई है कि भैया अगर तुम मिनिमम वेज नहीं दोगे तो कम से कम आपको 50,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा, या आपको 3 साल तक की सजा का भी प्रावधान है, ठीक है। या आपको दोनों भी हो सकता है कि भैया 50,000 रुपये भी भरोगे, 3 साल की सजा भी लोगे, ठीक है। तो अगर आप किसी को मिनिमम वेज नहीं देते हो तो आपको 50,000 रुपये का फाइन भरना पड़ेगा, या आपको 3 साल की सजा हो सकती है, या दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर और कोई लो मान लीजिए और कोई रूल फॉलो नहीं करता, ठीक है, तो फॉर कंट्रोवेंशन ऑफ एनी अदर रूल एक्सेप्ट मिनिमम पेमेंट ऑफ मिनिमम वेज, सो उसके लिए कितना फ़ाइन है, उसके लिए 20,000 फाइन है। लिखा नहीं है, आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका मिनिमम वेज, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।